आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का प्रैक्टिस सेट 19 है। इस प्रैक्टिस सेट में राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन की संख्या है 55 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, अशोक के समय में राजभाषा क्या थी। पहला प्रश्न है, अशोक के समय में राजभाषा क्या थी। संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी या अपभ्रंश थी। अशोक के समय में राजभाषा क्या थी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पाली भाषा थी। अशोक के शासनकाल में जो है राजभाषा थी वो पाली थी। दूसरा प्रश्न है मुस्लिम शासन में मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा थी। अरबी, फारसी, हिंदी या तुर्की। मुस्लिम शासन में मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी राजभाषा। अगला प्रश्न है, अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा का पद मिला। प्रश्न है, अकबर के जो गृह मंत्री थे टोडरमल, उनके आदेश पे इनमें से किस भाषा को राजभाषा का पद मिला। हिंदी को, उर्दू को या अरबी को या फारसी को। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फारसी भाषा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी भाषा को राजभाषा बनाए रखा। 1833, 1860 ईस्वी तक, 1890 ईस्वी तक या 1900 ईस्वी तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1833 ईस्वी तक। पांचवा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने के श्रेय आप किसे देंगे। गिलक्राइट्स को, यहाँ पे होगा किसको है ना, किसे देंगे नहीं होगा, रॉन्ग है ये। प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनाने का श्रेय किसे दिया गया है। गिलक्राइट्स, लॉर्ड मैकाले, ग्रियर्सन या जेम्स प्रिंसेप को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया था। महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या दयानंद सरस्वती ने। उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार इनमें से किसने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सभी सदस्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की। यह कथन किसका है। राजा राम मोहन राय का है, दयानंद सरस्वती का है, केशव चंद्र सेन का है या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इनमें से यह कथन किसका है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। निम्नलिखित में से किसके प्रयत्न से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। 9वां प्रश्न है, राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। यह कथन किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा का, राजेंद्र प्रसाद का, शिव प्रसाद सितारे हिंद का या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। प्रश्न है, राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। यह कथन किसका है? यह कथन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य क्या होना चाहिए? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष की इच्छा अनुसार किसी भी भाषा में किया जाएगा, या बी है केवल हिंदी में किया जाएगा, या केवल अंग्रेजी में किया जाएगा। ऑप्शन डी है हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा। संविधान की जो धारा 120 है उसके अनुसार संसद में कैसा कार्य होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, यानी दोनों भाषाओं में जो है संसद में कार्य किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थित लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? मातृभाषा में, संपर्क भाषा, मानक भाषा या हिंदी भाषा। प्रश्न है, संविधान की धारा 120 के अनुसार जो है यथाशक्ति लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ये दोनों जो हैं किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं? सही जवाब होगा मातृभाषा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की घोषणा की गई है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345। प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 344 में। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब पारित हुआ? राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब पारित हुआ? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 7 जून 1950 को या 7 जून 1955 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 जून 1955 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के सिफारिश की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार एक समिति का गठन किया गया, जिसमें बताना है जिसमें क्या था। ऑप्शन ए है जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्यसभा के 10 सदस्य, बी है लोकसभा के 20 सदस्य थे, राज्यसभा के 10 सदस्य थे, या लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं था। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा आयोग की स्तुति
संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई हैं? 25, 26, 27 या 28? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26। अगला प्रश्न है, राज्यसभा आयोग की राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 15 जुलाई 1950 को, 20 जुलाई 50 को, 15 जुलाई 1955 को या 20 जुलाई 1955 को? इसका राइट आंसर होगा 15 जुलाई 1955 को। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए जांच की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी, ये बताना है। इसका सही जवाब है 8 फरवरी 1959 को। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए बाल गंगाधर खेर। सॉरी, शायद मैंने ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक पढ़ दिया था। बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? इनमें से संविधान का अनुच्छेद जो है 345 वो किससे संबंधित है, ये बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य के प्रस्तुत होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकृत करने से। बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य और संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन है, एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। यह उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 346 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? राजभाषा संबंधी आयोग की समिति, संसद के में प्रयोग की जाने वाली भाषा, केंद्र के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण। डी है किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंध में विशेष उपबंध। संविधान के अनुच्छेद 347 के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा शामिल होगा इनमें से? सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है राइट है, किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और अधिनियमों और विधायकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 348, है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका जो है उल्लेख 348 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ होंगी किस माध्यम से होंगी? अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से, उर्दू या न्यायाधीश की इच्छा अनुसार। सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंग्रेजी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए
विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 349। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायत दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? इनमें से किस अनुच्छेद में संविधान शिकायतें दूर करने के लिए जो है अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 350 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 350 क में, यहाँ पे है 350 क में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है? इनमें बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 50 क में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख है? अनुच्छेद 350 क, अनुच्छेद 350 ख, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348 में। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 350 ख में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 15, 20, 22 या 25? वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है 22 भाषाओं का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मगही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? संविधान के अनुच्छेद 351 में इनमें से किसका उल्लेख किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न है, मुंशी आयंगर फॉर्मूले से विख्यात अनुच्छेद कौन सा है? मुंशी आयंगर फॉर्मूले से विख्यात अनुच्छेद इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। इनमें जो है इनका विख्यात या मिलता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 24 अप्रैल 1960 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन से जो हैं 24 अप्रैल 1960 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य की नवचरित उत्कृष्ट कृतियों को पुरस्कृत करना, ये जो है शामिल नहीं है। अनुच्छेद नहीं पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के 98वें संशोधन अधिनियम 1957 द्वारा इनमें से कौन सा सही है? संविधान के हिंदी रूपांतरण को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, या राजभाषा आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया है, या कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन डी है मैथिली, संथाली और डोंगरी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा?
राइट आंसर है ऑप्शन ए। संविधान के हिंदी रूपांतरण को वैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है संविधान के 98वें संशोधन अधिनियम में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राइट आंसर है 25 अप्रैल व 7 मई 1963 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? राजभाषा अधिनियम 363 को कब संशोधित किया गया? सही जवाब है इसका 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया। ये वर्ग कौन कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क, ख और ग वर्ग। इन 3 वर्गों में जो है राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को क, ख और ग वर्गों में बांटा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा। हिंदी में या अंग्रेजी में या संबंधित राजभाषा में या किसी भी भारतीय भाषा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी भारतीय भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार यदि किसी के आवेदन पत्र या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में हैं तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया जाएगा, या केवल हिंदी में दिया जाएगा, या केवल अंग्रेजी में, या उत्तरदाता की इच्छा अनुसार भारतीय भाषा में, किसी भी भारतीय भाषा में। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अंग्रेजी व हिंदी दोनों में। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार अधिनियम में से किस क्षेत्र के कार्यालय को पत्रादि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश है? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार इनमें से किस क्षेत्र में कार्यालयों को पत्रादि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश दिया गया है? क वर्ग में, ख वर्ग में, ग वर्ग में या इन सभी वर्गों में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग वर्ग में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख वर्ग के कार्यालय में पत्र व्यवहार संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक बार कथन भी पढ़ लेते हैं। समानतः हिंदी में पत्र भेजे जाएं। बी ऑप्शन है, यदि कोई पत्र अंग्रेजी में आए तो उसका हिंदी अनुवाद अवश्य संलग्न किया जाए। यदि कोई कार्यालय अन्य भाषा में पत्र व्यवहार चाहे तो उस पत्र के साथ उसका हिंदी अनुवाद भेजा जाए। किसी भी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद न भेजा जाए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये जो है असत्य है, तो हमारा डी ऑप्शन गलत जवाब है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किस वर्ग के कार्यालय को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएं? यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। यह किस वर्ग में है? क में, ख में, ग में या इन सभी वर्गों में? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क वर्ग में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग से, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से या संघ लोक सेवा आयोग के अनुदान विभाग से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क क्षेत्र का राज्य कौन सा है? इनमें से क क्षेत्र का राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या दिल्ली? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली होगा। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? राइट आंसर होगा हिंदी और अंग्रेजी। राइट आंसर ए होगा। वैसे तो राजभाषा हिंदी है, बट यहाँ पे केवल दिया गया है तो ये मेरे ख्याल से ये रॉन्ग होगा। अगर केवल जहाँ पे दिखे वो रॉन्ग होगा। हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा, भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इनमें से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी शिक्षण योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ख क्षेत्र में है? इनमें से कौन सा नगर ख क्षेत्र में आएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भीमराव अम्बेडकर ने या फ्रैंक एंथनी ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथनी ने। देखते हैं अगला प्रश्न, राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ था? प्रश्न है, राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ था? सही जवाब है 27 मई 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 21वां, 22वां या 23वां या 24वां? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21वां संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा अष्टम अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? इनमें से किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में? राइट आंसर होगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया है? 2 को, 3 को, 4 को या 5 को? प्रश्न है, भारतीय संविधान के 92वें संविधान अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किए गए हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 4 भारतीय भाषाओं को। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। 55 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में। आशा करती हूँ आप लोगों को जो है इस प्रश्नों से आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी और आप लोग जो है ज़रूर से याद कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, आता ही आता है। तो आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़ेंगे और आप लोग अपना ख्याल रखिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।